2003 तक ये दुनिया पूरी तरह से नॉर्मल चल रही थी, पर अचानक से 2003 में सब कुछ बदल गया। एक पैरासाइट फंगस ने इंसानों के दिमाग पर कब्जा करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे इंसान खूंखार ज़ॉम्बीज बनने लगे। ना ही उन्हें दर्द महसूस होता था और ना ही उनके पास सोचने की ताकत थी। कुछ था तो वो था सिर्फ हिंसा, भूख और तबाही। वायरस इतना ज्यादा तेज फैला कि सरकारों को बिना किसी वार्निंग के अपने ही शहरों पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरवाने पड़े, जिससे जमीन का तो पूरी तरह से नक्शा ही बदल गया और इंसानियत वो तो लगभग मिट ही गई। जो कुछ लोग जिंदा बचे थे उन्हें मिलिट्री सेफ जोन्स में बंद कर दिया गया था और वहां पर जिंदा रहना बिल्कुल भी आसान नहीं था। दिनों दिनों तक वहां पर उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था, क्योंकि ये दुनिया पहले जैसे नहीं रही थी और जीने के रूल्स पूरी तरह से अलग हो चुके थे। तो ये सब असल में शुरू हुआ था 2003 की उस सुबह से, जब सारा नाम की एक लड़की अपने पिता जूल के बर्थडे के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर उठी थी। सारा की मां की मौत के बाद जूल और जूल का भाई टॉमी ही सारा का बहुत अच्छे से ख्याल रखा करते थे, इसीलिए सारा जूल के बर्थडे को अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहती थी। लेकिन जूल को तो अपने बर्थडे से जरा सा भी फर्क ही नहीं पड़ता था। वो जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट करता है और सारा से रात के समय पर केक लाने का वादा करके अपने काम पर चला जाता है। जिसके बाद टॉमी ने भी सारा को उसके स्कूल पर छोड़ दिया था और वो खुद भी अपने काम पर चला गया था। स्कूल से बाहर निकलने के बाद सारा सबसे पहले तो अपने पिता की सबसे फेवरेट वॉच को सही करवाने के लिए जाती है और उसको सही करवाने के बाद वो अपने घर के पास रहने वाली मिसेस ईडा के घर पर चली गई थी। असल में ईडा के पास डीवीडीज का एक बहुत ही अच्छा कलेक्शन था और सारा चाहती थी कि वो रात के समय में जोल के दिन को स्पेशल बनाने के लिए उसके साथ कोई मूवी देखे। वहाँ पर से डीवीडी सिलेक्ट करने के बाद जब वो वापस आ रही होती है तो वो देखती है कि ईडा का कुत्ता ईडा की माँ की तरफ बहुत ही अजीब तरह से देख रहा था। लेकिन अभी वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने घर पर जाकर जोल के आने का वेट करने लगती है। जोल थोड़ी ही देर में आ तो गया था, पर वो अपने साथ केक लाना भूल चुका होता है। इसके बावजूद भी सारा उसके सामने बिल्कुल भी नखरे नहीं करती और जोल को उसकी फेवरेट घड़ी देने के बाद वो बहुत प्यार से उसके साथ मूवी देखने लगती है। मूवी देखते हुए तब सारा की आंख लग जाती है और उसी समय अचानक से जोल के पास टॉमी का कॉल आता है। टॉमी की आज बाजार में पुलिस वालों से थोड़ी सी बहसबाजी हो गई थी और उन्होंने उसको धर लिया था और किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि अगर अभी जाकर टॉमी को फ्री नहीं करवाया जाता तो अगले दिन सैटरडे और उसके बाद संडे होने की वजह से टॉमी की बेल सीधा मंडे को होती। इसीलिए तब जोल सारा को ऊपर वाले रूम में सुला देता है और खुद टॉमी को छुड़वाने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद सारा की आंख हेलीकॉप्टर की आवाज से खुलती है, जो कि जस्ट उनके घर के ऊपर से उड़कर गया था। बाहर से काफी सारे पुलिस वालों और साथ ही एम्बुलेंस की गाड़ियों की भी आवाज आ रही थी, इसीलिए सारा बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है। तभी उसे अचानक से घर के बाहर से कुछ आवाजें आती हैं और नीचे जाने पर उसे अपने घर के बाहर ईडा का कुत्ता दिखाई देता है, जो कि किसी बात से काफी ज्यादा डरा हुआ था और सारा के घर में आना चाहता था। सारा को ये चीज थोड़ी सी अजीब लगती है, इसीलिए वो ईडा के घर पर चेकिंग करने के लिए चली जाती है। वहाँ पर जाने पर उसे पता चलता है कि ईडा की माँ किसी अजीब तरह के ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट हो गई थी और उसने ईडा और उसके पति को बहुत बेरहमी से काट फाड़ कर खा लिया था। सारा उसे देखकर भागने की कोशिश करती है, पर वो ज़ॉम्बी औरत उसके पीछे आ रही थी। पर एकदम सही टाइम पर वहाँ पर जोल और टॉमी पहुँच जाते हैं और टॉमी अपनी स्नाइपर की मदद से उस डुकरिया को वहीं पर खत्म कर देता है। असल में पूरे शहर में एक बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस फैल गया था, जिसके चलते ही काफी सारे लोग इन्फेक्ट होकर एक दूसरे को काटने लग गए थे। तब जोल भी सारा और टॉमी को लेकर शहर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। उस दौरान वो लोग रास्ते में पुलिस की काफी सारी गाड़ियों को एक के पीछे एक देखते हैं और आसपास के इलाकों में बुरी तरह से इन्फेक्टेड लोग नॉर्मल लोगों के ऊपर अटैक कर रहे थे। तभी उनकी गाड़ी के थोड़ा सा पीछे ही एक प्लेन आकर क्रैश कर जाता है, जिससे रोड पर पूरी तरह से जाम लग गया था। साथ ही उनकी गाड़ी भी सामने से आ रही एक गाड़ी से क्रैश कर जाती है। अब क्योंकि बाहर के इन्फेक्टेड लोग उनकी गाड़ी के ऊपर अटैक कर सकते थे, इसीलिए तुरंत ही जोल सारा को अपनी गोद में उठाकर पास की नदी की तरफ भागने लगता है। पर उसको इस तरह से भागता हुआ देखकर पास में खड़े एक मिलिट्री सोल्जर को गलतफहमी हो जाती है और उसको लगने लगता है कि जोल अपनी इन्फेक्टेड बेटी को बचाने की कोशिश कर रहा है। जोल और सारा तब उसको लगातार समझाने की कोशिश कर रहे थे कि सारा बिल्कुल भी इन्फेक्टेड नहीं है, पर उसके बावजूद भी सोल्जर ने उनके ऊपर गोली चला दी थी। जोल तब सारा को लेकर थोड़ा सा साइड में कूदता है और सारा उसके हाथों से छूट जाती है, जिसके बाद वो सोल्जर आकर जोल को जान से मारने ही वाला था कि उससे पहले ही पीछे से टॉमी ने आकर उस सोल्जर को ही खत्म कर दिया था। पर इसके बाद जब वो दोनों सारा के पास जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि सारा के पेट में उस सोल्जर की गोली ऑलरेडी लग चुकी थी, जिसके बाद सारा ने तो जोल के हाथों में ही अपना दम तोड़ दिया था
जो देखकर जूल तो बहुत बुरी तरह से रोने लगता है और कहानी यहाँ पर से 20 साल आगे जाती है। पूरी दुनिया में अब कुछ भी नहीं बचा था और जो लोग भी बचे हुए थे वो मिलिट्री के साथ ही क्वारंटीन जोन्स में रहा करते थे। अब यहाँ पर दो तरह के मिलिट्री जोन्स थे। पहला था फेडरा यानी कि फेडरल डिजास्टर रिस्पांस एजेंसी और दूसरा था फायरफ्लाइज ग्रुप। अब यहाँ पर एक फन फैक्ट और है कि इन दोनों ही ग्रुप्स की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। खैर उस समय पर हालात कुछ इस तरह के थे कि अगर किसी बच्चे तक को भी इन्फेक्टेड पाया जाता था तो वायरस के बढ़ने से पहले ही उस बच्चे तक को इंजेक्शन लगाकर खत्म कर दिया जाता था। आज भी इसी तरह के एक बच्चे को मिलिट्री वाले खत्म कर देते हैं और बाद में जोल को उसकी बॉडी को डिकम्पोज करने को बोला जाता है। जोल असल में बोस्टन वाले फेडरल ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही रहा करता था, जहां वो टेस नाम की एक औरत के साथ बॉडीज को डिकम्पोज करने का काम करा करता था। जोल के अंदर सारा की मौत के बाद काफी ज्यादा चेंजेस आ चुके थे और अब उसको अपने सर्वाइवल के अलावा किसी और चीज से कोई भी मतलब नहीं था। अभी के लिए वो उस बच्चे की बॉडी को भी डिकम्पोज करते हुए जरा सा भी नहीं कतरा था, जिससे कहीं ना कहीं ये बात भी समझ आती है कि ये पहला बच्चा नहीं था जो कि जोल के हाथों बारबेक्यू हो गया। साथ ही जोल एक्स्ट्रा फूड टोकन्स पाने के लिए आसपास के मिलिट्री गार्ड्स को ड्रग भी सप्लाई करता था। अपने सर्वाइवल के साथ साथ अभी के लिए जोल का मेन मकसद इस मिलिट्री बेस से बाहर भी निकलना था, क्योंकि बाहर निकलकर वो अपने भाई टॉमी को ढूंढने के लिए जाना चाहता है, जो कि काफी समय पहले फायरफ्लाइज ग्रुप में शामिल हो गया था। हालांकि वैसे तो जोल से बात करने के लिए टॉमी उसका रिस्पॉन्ड करा करता था, पर काफी समय से उसका कोई रिस्पॉन्स न आने की वजह से जोल को उसकी बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। वहां से निकलने के लिए जोल और टेस को एक कार बैटरी की जरूरत थी, इसीलिए वो एक रॉबर्ट नाम के बंदे के पास जाने लगती हैं, जिसके पास से ही उन्हें वो कार बैटरी मिल सकती थी। दूसरी तरफ पास में ही एक फायरफ्लाइज का एक बहुत बड़ा ग्रुप भी मौजूद था, जिसके लीडर मैरियन को भी वही बैटरी चाहिए होती है, क्योंकि उन्हें एली नाम की एक लड़की को वेस्ट की तरफ अपने एक दूसरे बेस पर लेकर जाना था। मैरियन ने एली को बांध कर रखा हुआ था, क्योंकि किसी वजह से एली काफी ज्यादा खास थी। तभी अचानक से नीचे ही वहां पर टेस और साथी जूल आ जाते हैं और तब जाकर हम लोग जान पाते हैं कि ये घर असल में रॉबर्ट का था। रॉबर्ट ने मैरियन के साथ भी उसी कार की बैटरी को लेकर डील करी थी, पर वो बैटरी असल में काम की ही नहीं थी और क्योंकि रॉबर्ट ने मैरियन को धोखा दिया था तो मैरियन ने उसकी जान ले ली थी। टेस और जूल के अंदर आने पर मैरियन उनके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करती है, पर जूल उसको धक्का दे देता है और क्योंकि अभी वो घायल भी हो चुकी थी, इसीलिए वो जानती थी कि अभी के समय पर सिर्फ जूल ही ऐसा था जो कि बाहर की दुनिया से किसी तरह से एली को उनके वेस्ट वाले कैंप की तरफ सेफली पहुंचा सकता था। जूल भी वैसे मैरियन से अपने भाई टॉमी के बारे में जानना चाहता था, पर मैरियन उसको टॉमी के बारे में सिर्फ तभी बताती जब जूल अपने साथ एली को लेकर पास वाले एक बेस पर पहुंच जाता। वहां पर जाने के बाद उसको फायरफ्लाइज के काफी सारे एजेंट मिल जाते, जो कि उसको काफी सारे हथियार, एक कार की असली बैटरी और साथ ही उसकी मनपसंदीदा सप्लाईज दे सकते थे। अब शुरुआत में तो जूल उसके लिए तैयार नहीं होता, पर क्योंकि उसको बाद में अपने भाई को ढूंढने के लिए भी जाना था, इसीलिए वो इस काम को करने के लिए मान जाता है। लेकिन रात के समय में जब वो एली और टेस के साथ एली को लेकर बेस की तरफ निकल रहा था, तभी अचानक से ली नाम का एक सोल्जर उसको देखकर उसको गन पॉइंट पर ले लेता है। वो उस समय पर एली को चेक करना चाहता था कि वो इन्फेक्टेड है या फिर नहीं, पर उससे पहले ही टेस ली के ऊपर अटैक कर देती है। पर तब तक ली ने एली को स्कैन कर लिया था, उसके मीटर में रेड मार्क शो हो रहा था, मतलब कि एली भी उस ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड थी, जो देखने के बाद तो टेस और जूल दोनों के ही होश उड़ गए थे। पर एली से कुछ भी पूछने से पहले जूल सबसे पहले तो उस सोल्जर को जान से मारता है और बाद में टेस और एली को जैसे तैसे लेकर बाहर निकल जाता है। तब ज़ॉम्बीज से अपनी जान बचाने के लिए वो लोग पास की एक बिल्डिंग में जाकर सो गए थे। फिर सुबह सुबह जब एली की आंख खुलती है तो उस समय पर उसको टेस और साथी जूल ने गन पॉइंट पर ले रखा था और तब वो उससे उसके इन्फेक्टेड होने के बारे में बात करने लगते हैं। उस समय पर एली बताती है कि आज से 3 हफ्ते पहले उसको एक ज़ॉम्बी ने काटा था, पर इसके बाद भी उसके शरीर में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आया, जिसके बाद ही फायरफ्लाई ग्रुप के लोगों को ये बात पता चली थी कि एली असल में उस ज़ॉम्बी वायरस से इम्यून है और उसके ब्लड से पूरी दुनिया के लिए एंटीडोट बनाया जा सकता है। यही रीजन था कि वो लोग एली को अपने साथ अपने वेस्ट वाली बेस में लेकर जाना चाहते थे, क्योंकि वहां पर जाने के बाद ही एली के ऊपर रिसर्च करी जा सकती थी। अब इसके साथ ही कहानी वहां पर से इंडोनेशिया में पास्ट में जाती है, जहां पर इबू रत्ना नाम की एक माइकोलॉजी प्रोफेसर को काफी सारे मिलिट्री वाले अपने साथ एक लैब में लेकर जा रहे थे। वहां पर जाकर वो इबू रत्ना को एक फंगल वायरस दिखाते हैं, जो कि अगर किसी प्लांट को हो जाता था तो वो फंगल वायरस एनिमल और प्लांट्स के ऊपर एक पैरासाइट की तरह काम करता था। इबू रत्ना तब उस वायरस के बारे में सब लोगों को बता तो देती है, पर उसको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि इतनी सी बात के लिए उसको यहाँ पर क्यों लेकर आया गया।
तो मिलिट्री वाले उसको पूरी तरह से सील पैक करके एक औरत की डेड बॉडी के पास लेकर जाते हैं जिसको किसी इंसान ने काटा था, और उसके बाद से ही उस औरत के अंदर वो वायरस फैलना चालू हो गया था जिसकी वजह से ही उसकी मौत हो गई थी। इबू रत्ना तो ये सब देखकर इतना ज्यादा डर जाती है कि बाद में जब उस वायरस के और भी काफी सारे केसेस आने लगते हैं तो वो मिलिट्री के जनरल से इंडोनेशिया पर एयर स्ट्राइक करके उसको खत्म करने का प्लान बनाती है, क्योंकि इस वायरस को खत्म करने का कोई और रास्ता नहीं था, और अगर इस वायरस को जल्दी ही खत्म नहीं करा जाता तो धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में फैल जाता। वहीं प्रेजेंट टाइम पर जोल को तो एली की बातों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसके ब्लड से एंटीडोट को बनाया जा सकता है, क्योंकि इस तरह की फालतू बातें वो पिछले 20 साल से सुन रहा था, पर पिछले 20 साल से इस बीमारी का कोई भी क्योर नहीं आया था। लेकिन कहीं ना कहीं टेस को इस बात पर भरोसा हो गया था, इसीलिए वो जोल को भी समझाने की कोशिश करती है कि शायद उन्हें इस मिशन को पूरा कर देना चाहिए, क्योंकि इस मिशन को पूरा करने से इन्हीं लोगों का फायदा था, और आगे चलकर अगर सच में कोई एंटीडोट बन जाता तो पूरी दुनिया को उससे फायदा होता। इसीलिए तब जोल टेस और एली के साथ आगे के सफर पर जाने लगता है। एली उस समय पर जोल से खुद के लिए भी एक गन मांगती है, पर जोल उसको गन देने से साफ मना कर देता है। रास्ते में तब उन्हें काफी सारी टूटी हुई बिल्डिंग दिखती हैं, जो कि शायद यहाँ पर भी एयर स्ट्राइक होने की वजह से हुआ होगा, और थोड़ा सा आगे जाने पर उन्हें काफी सारे लोगों की लाशें भी मिलती हैं जिन्होंने इन्फेक्टेड होने के बाद एक दूसरे को ही खत्म करके जान से मार दिया था। जिसके बाद थोड़ा दूर और चलकर उन लोगों को काफी सारे इन्फेक्टेड लोग भी नजर आते हैं जो कि उस रास्ते पर खड़े थे जिससे उनको जाना था। इसीलिए तब वो लोग एक दूसरे रास्ते से जाने का प्लान बनाते हैं जो कि पास के म्यूजियम से होकर निकलता था। रास्ते में तब एली से उनको बात करके पता चलता है कि एली असल में एक अनाथ बच्ची थी जिसको बचपन से ही मैरियन ने पाला था। इवन जब उसको ज़ॉम्बीज ने भी काटा था तो उस समय पर भी फायरफ्लाइज उसको जान से मारना चाहते थे, पर मैरियन ने ही उस समय पर उसकी जान बचाई थी। खैर इतनी बातें करते हुए वो लोग फाइनली म्यूजियम के अंदर पहुंच गए थे। उस म्यूजियम के अंदर उन्हें एक लाश दिखाई देती है जिसको बहुत बुरी तरह से काटा फाड़ा हुआ था, और ये काम असल में क्लिकर्स का था। क्लिकर्स असल में उसी वायरस से इन्फेक्टेड होने वाले लोगों के लिए एक स्टेज था जिसमें उनकी आंखों और बॉडी पर पूरी तरह से फंगस आ जाता था। इसीलिए क्लिकर्स अंधे होते थे, पर उनकी सुनने की एबिलिटी काफी ज्यादा तेज थी। और इस वायरस के टोटल 5 स्टेज थे, जिसमें से काटे जाने के 1 हफ्ते बाद इंसान रनर बनता था, 2 हफ्ते बाद स्टॉकर, 1 साल बाद क्लिकर, 5 साल बाद ब्लोटर और कुछ और साल बाद रेड किंग। रेड किंग इस वायरस की सबसे खतरनाक और फाइनल स्टेज थी। खैर अभी के लिए जोल, टेस और एली के ऊपर भी उन क्लिकर्स ने अटैक कर दिया था, जो देखकर वो तीनों ही अलग अलग खंभों के पीछे जाकर छुप जाते हैं। पर उन क्लिकर्स ने जूल को ढूंढ लिया था और वो उसके ऊपर लगातार अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। जूल उनसे काफी देर तक लड़ाई करता रहता है और फाइनली उनके सर के बीचों बीच गोली मारकर उन्हें खत्म कर देता है। पर अभी भी क्लिकर्स वहां पर मौजूद थे, इसलिए उन लोगों को एक बार फिर से छुपना पड़ता है। तब क्लिकर्स के वहां से जाने के बाद वो लोग भी उस जगह से निकलकर सीधा उस बेस पर पहुंच जाते हैं जहां पर मैरियन ने एली को पहुंचाने को कहा था। बाहर वहां पर एक सप्लाईज का ट्रक भी खड़ा होता है जो कि उन लोगों को एली को फायरफ्लाइज के सोल्जर को हैंड ओवर करके मिलने वाला था। लेकिन वो लोग उस बिल्डिंग के अंदर जाते ही एकदम दंग रह जाते हैं, क्योंकि वहां पर फायरफ्लाइज के जितने भी लोग पड़े हुए थे वो सारे के सारे मर चुके थे। असल में उन सभी फायरफ्लाइज के सोल्जर्स में से एक सोल्जर इन्फेक्टेड था, जिससे ही बाकी सब ने इन्फेक्टेड होने के बाद एक दूसरे को खत्म कर दिया। ये सब देखकर टेस उस समय पर काफी ज्यादा पैनिक करने लग गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये था कि वो किसी भी हालत में एली को उन फायरफ्लाइज के सोल्जर्स को देगी ताकि सच में उस वायरस का एंटीटोड बनाया जा सके। तब उसकी ऐसी हालत देखकर एली और जोल को ये बात समझ में आ जाती है कि उसको भी म्यूजियम वाली बिल्डिंग ने एक क्लिकर ने काट लिया है। जानबूझकर टेस ने इस बारे में जूल को नहीं बताया था, क्योंकि वो जानती थी कि जूल इससे काफी ज्यादा टेंशन में आ जाएगा, और अब होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। जूल इससे काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है, पर टेस उस समय पर किसी तरह से उसको समझाती है और उससे वादा लेती है कि किसी भी हालत में जूल एली को उस जगह पर पहुंचा कर रहेगा जहां पर एली के ब्लड सैंपल से इस वायरस के एंटीटोड को बनाया जा सकता था। अब उस समय पर अचानक से बाहर मौजूद काफी सारे ज़ॉम्बीज को उन लोगों के बारे में पता चल जाता है और वो धीरे धीरे अंदर की तरफ आना चालू कर देते हैं। पर टेस के पास तब उन लोगों को बचाने का एक रास्ता था। सबसे पहले तो वो जूल से प्रॉमिस लेती है कि जूल एकदम सही सलामत एली को उस मिलिट्री बेस तक पहुंचा कर रहेगा जिसके बारे में मैरियन ने उसको बताया था। जिसके बाद वो खुद तो टेस और एली को दूसरे वाले रास्ते से बाहर निकलने को बोलती है और खुद अपने आसपास मौजूद काफी सारे ऑयल बैरल्स को तोड़ देती है, जिससे उसके आसपास काफी सारा ऑयल फैल गया था। और जैसे ही वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज उसके पास आते हैं, वैसे ही वो लाइटर से उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा धमाका कर देती है। जूल और एली भी तब तक वहां से निकल चुके थे
और जैसे ही जूल के कानों में उस धमाके की आवाज पड़ती है वैसे ही वो काफी ज्यादा परेशान होने लगता है, क्योंकि अब उसने टेस को भी खो दिया था। टेस की मौत के बाद से जूल पूरी तरह से हिल चुका था, इसीलिए वो अगले दिन तक एली से भी कोई भी बात नहीं करता। पर फाइनली जैसे तैसे एली उसको ये बात समझाने में कामयाब हो ही जाती है कि टेस की मौत के जिम्मेदार वो नहीं है। इसके बाद जूल एली से बात करते हुए पास के एक गैस स्टेशन पर जाता है, जहां पर उसने काफी साल पहले काफी सारे वेपन्स को छुपाया था। वहां पर एक गेमिंग मशीन भी लगी हुई थी, जिसको देखकर एली तुरंत ही उसमें मॉर्टल कॉम्बैट खेलना चालू कर देती है। जितनी देर तक जूल वहां पर अपनी सप्लाईज को जमा कर रहा था, उतने समय तक एली उस बिल्डिंग के बेसमेंट में चली गई थी। वहां जाने पर उसको मलबे के नीचे एक इन्फेक्टेड आदमी दिखाई देता है, जो कि उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। उसको देखकर एली सबसे पहले तो उसके माथे पर एक कट लगाती है और बाद में उसके ब्रेन के ऊपर अटैक करके उसकी जान ले लेती है। थोड़ी देर बाद उन लोगों ने फिर से वेस्ट की तरफ बढ़ना चालू कर दिया था, जहां पर रास्ते में एक जगह पर काफी सारे लोगों के कंकाल पड़े हुए थे। उन लोगों को मिलिट्री के लोगों ने जान से मार दिया था, क्योंकि उनके क्वारंटाइन जोन्स में और लोगों के लिए जगह बिल्कुल भी नहीं बची थी। इसी के साथ कहानी वहां पर से 2003 में आती है, जब उन लोगों को मिलिट्री के लोग पास के ही एक गाँव से लेकर आए थे। अब ये सारे लोग वैसे तो मिलिट्री के साथ बेहतर फ्यूचर की तलाश में आए थे, पर उस समय पर भी बिल नाम का एक बंदा ऐसा था जो कि हमेशा अपने घर पर ही रहना चाहता था। इसीलिए वो मिलिट्री वालों के वहां से निकलने तक अपने घर में ही छुपा रहता है, और उनके वहां से निकलने के बाद वो बाजार में जाकर सुपरमार्केट से अपनी सारी जरूरत की चीजों को मुफ्त में ले आता है। जिसके बाद से ही उसने अपने घर के चारों तरफ फेंसिंग कर ली थी, मुर्गियों को पालना चालू कर दिया था, और साथ ही अपने गार्डन में काफी सारी सब्जियां लगा ली थी। अब इसके कुछ समय बाद उसके घर के पास एक इन्फेक्टेड आदमी आ रहा था, पर उसके घर के बाहर ही लगे एक ट्रैप में फंसकर उसकी जान चली जाती है। इसी तरह से 4 साल और बीत जाते हैं, और इस समय तक बिल अपने घर में अकेला ही रहा करता था। पर 4 साल बाद अचानक से बिल के घर के बाहर बने एक गड्ढे के अंदर फ्रैंक नाम का एक आदमी फंस जाता है, जो कि 2 दिन से भूखा था और किसी भी तरह से बोस्टन जाना चाहता था। उसकी हालत देखने के बाद बिल को उसके ऊपर दया आ गई थी, इसीलिए वो उसको बाहर निकालकर अपने घर के अंदर लेकर आता है, और उसके नहाने के बाद वो उसके साथ बैठकर खाना खाता है। अब वैसे तो बिल का प्लान ये था कि फ्रैंक के खाना खाने के बाद वो फ्रैंक को उसके घर से वापस भेज देगा, पर खाना खाने के बाद फ्रैंक अचानक से वहां पर रखा पियानो नोटिस करता है और बाद में जाकर उसको बजाने लगता है। तो फ्रैंक को पियानो बजाता देखकर बिल को भी पियानो बजाने की इच्छा होती है, और वो फ्रैंक के सामने दिल खोलकर पियानो बजाता है। अब उसके वर्ड्स इस तरह से बाहर निकल रहे थे कि फ्रैंक समझ गया था कि बिल असल में एक गे है, और क्योंकि वो खुद भी एक गे ही था, इसीलिए वो उसके साथ ही रहने का डिसाइड करता है। अब इसी तरह से 3 साल और बीत गए थे, और अभी भी फ्रैंक बिल के साथ ही रहा करता था। आज उन दोनों में इस बात को लेकर बहसबाजी हो जाती है कि फ्रैंक पास में ही मौजूद मिलिट्री कैंप की एक औरत से बात कर रहा था और उनको अपने बारे में इंफॉर्मेशन भी दे चुका था, जबकि बिल का प्लान तो ये था कि कभी भी उनके घर के बारे में वो किसी को भी कुछ भी ना बताएं। पर फ्रैंक किसी न किसी तरह से बिल को समझा लेता है कि वो औरत असल में काफी ज्यादा अच्छी इंसान है, और वो जल्दी ही अपने एक दोस्त के साथ उनसे मिलने के लिए आने वाली है। और वो औरत कोई और नहीं बल्कि टेस होती है, जो कि जूल के साथ फ्रैंक और बिल से मिलने के लिए आई थी। असल में बिल के पास काफी सारे हथियार थे, और वो उन्हें जूल को देकर जूल की काफी ज्यादा मदद कर सकता था, जिसके बदले में जूल उसको मिलिट्री से काफी सारी मेडिसिन, साथ ही काफी सारी सब्जियों के बीज भी दिलवाने का वादा करता है, जिस पर पहले तो बिल नहीं मानता, पर बाद में वो इस चीज के लिए मान जाता है। अब इसी तरह से 13 साल और बीत जाते हैं, और सन 2023 आ जाता है। सन 2023 तक फ्रैंक काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका था, और अब उसे एक व्हीलचेयर की जरूरत पड़ती थी। पर क्योंकि धीरे धीरे उसकी हालत और भी काफी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि सबसे पहले तो वो बिल के साथ शादी करेगा, और बाद में बिल उसको एक वाइन के अंदर काफी सारी जहर की गोलियां देकर मार देगा। हालांकि बिल वैसे ये चीज नहीं चाहता था, पर फ्रैंक की भलाई के लिए वो इस काम को करने के लिए मान जाता है। तो वो सबसे पहले तो शादी करते हैं, और बाद में खाना खाते समय बिल फ्रैंक के ग्लास में दवाइयां डाल देता है। पर जब वो दोनों ही इस वाइन को पीते हैं, तो फ्रैंक को ये बात पता चलती है कि बिल ने पहले ही उस वाइन की बोतल में ही काफी सारी दवाइयों को डाल दिया था, क्योंकि फ्रैंक के मरने के बाद वो पूरी तरह से अकेला हो जाता, और वो ये चीज नहीं चाहता था। अब वैसे तो फ्रैंक को ये बात जानने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा आया था, पर बिल जैसे तैसे उसका मूड सही करता है, और बाद में वो दोनों एक साथ एक रूम में मरने के लिए चले जाते हैं। प्रेजेंट टाइम पर जूल एली को लेकर बिल के घर की तरफ ही जा रहा था, क्योंकि बिल के घर से उसे काफी सारा खाना और काफी सारे हथियार मिल सकते थे, ताकि वो दोनों अपने आगे के सफर को कंटिन्यू कर लें।
पर बिल के घर पर जाने के बाद जब जूल को उसकी मौत के बारे में पता चलता है तो वो काफी ज्यादा दुखी होता है। लेकिन बिल ने मरने से पहले जूल के लिए एक खत छोड़ा था जिसमें उसने लिखा हुआ था कि अगर जूल यहाँ पर कभी भी आता है तो वो इस जगह से कुछ भी लेकर जा सकता है। तब जूल के दिमाग की भी बत्ती जलती है और वो डिसाइड करता है कि वो बिल के घर से ही कार की बैटरी लेकर एक गाड़ी की मदद से किसी तरह से टॉमी को ढूंढेंगे। और क्योंकि टॉमी भी खुद फायरफ्लाइज का ही एक मेंबर था तो वो बड़े आराम से एली को उस लैब तक पहुंचा सकता था जहां पर उसके ब्लड से एंटीडोट बनने वाला था। लेकिन सफर पर निकलने से पहले जूल एली को कुछ रूल्स बताता है, जिसमें से पहला रूल तो ये था कि वो लोग कभी भी टेस्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। दूसरा रूल ये था कि एली कभी भी अपनी सच्चाई के बारे में किसी और को नहीं बताएगी। और तीसरा और फाइनल रूल ये था कि जूल जो भी एली को बोलेगा एली को वो काम करना पड़ेगा। इसके बाद वो जल्दी जल्दी अपनी जरूरत का सामान इकट्ठा करना चालू करते हैं और नहाने के बाद वो एक ट्रक में बैठकर वहां से जाने लगते हैं। लेकिन जूल को तब ये बात पता नहीं चलती कि जाने से पहले एली ने अपने पास भी एक पिस्टल रख ली थी। अब उनके रास्ते में हम लोग देख पाते हैं कि पूरे शहर पर उनके अलावा कोई और इंसान नहीं दिख रहा था। अब जहाँ जहाँ पर भी उन लोगों का पेट्रोल खत्म होता था वहाँ खड़ी गाड़ियों में से जूल एक पाइप की मदद से पेट्रोल निकाल लेता था। तब कहीं कहीं पर एली अपने पास मौजूद एक चुटकुलों की किताब में से जूल को चुटकुले भी सुनाया करती थी, जो कि जूल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे क्योंकि एली के साथ रहने को वो बस एक मिशन समझ रहा था। कहीं कहीं पर रात में वो लोग आराम भी कर लिया करते थे और उस समय पर जूल पूरी रात जागकर पहरा दिया करता था। खैर अगले दिन के सफर पर जूल एली को बताता है कि असल में वो पहले अपने भाई के साथ उसी फेडरा के आर्मी कैंप में रहा करता था, पर एक दिन टॉमी की मुलाकात मैरियन से हुई जिसने किसी तरह से उसका ब्रेन वॉश करा और उसको समझाने की कोशिश करी कि असल में पूरी दुनिया में बस वही लोग थे जो कि दुनिया को बचाना चाहते थे। और क्योंकि टॉमी के सर पर भी दुनिया को बचाने का भूत सवार था इसीलिए उसने फेडरा को छोड़कर फायरफ्लाइज ज्वाइन कर लिया था। लेकिन लास्ट टाइम जब जूल की टॉमी से बात हुई थी तो उसको ये बात पता चली थी कि टॉमी ने अब फायरफ्लाइज ग्रुप को भी छोड़ दिया था और वो कहीं न कहीं पर अकेला भटक रहा था। अब इन लोगों की बातों के बीच में ये चीज देखी जा सकती थी कि एली तो जूल को कहीं न कहीं अपनी फैमिली मेंबर की तरह ही देख रही थी, पर जूल के लिए एली बस एक कार्गो की तरह थी, जिस कारण से एली को थोड़ा सा बुरा भी लगता है। पर अभी वो थोड़ी देर के लिए सो जाती है, जिसके थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तब तक जूल उसको लेकर एक शहर के अंदर आ चुका था, जिसके अंदर से होते हुए ही उन्हें हाईवे वाले रास्ते पर जाना था। वो शहर की गलियों में घुसकर हाईवे पर जाने का रास्ता ढूंढ ही रहे थे कि तभी अचानक से शहर में मौजूद कुछ लोगों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था। तब उन लोगों का ट्रक पास में ही क्रैश कर जाता है और उस समय पर जूल एली की जान बचाने के लिए उसको पास की दीवार में छुपने को बोलता है। एली उस समय पर दीवार के अंदर छुप गई थी और जूल उन सभी लोगों से लड़ाई करने लग गया था। जूल ने वैसे तो ज्यादातर बंदों को मार गिराया था, पर उनमें से ही ब्रायन नाम का एक बंदा होता है जो कि जूल की गर्दन दबाते हुए उसे जान से मारने की कोशिश करने लगता है। वो देखने के बाद एली से बिल्कुल भी नहीं रहा जाता और वो अपने पास मौजूद पिस्टल की मदद से ब्रायन को शूट कर देती है, जिससे ब्रायन काफी ज्यादा डर गया था और वो एली से अपनी जान की भीख मांग रहा था। पर एली उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनती और जूल ब्रायन को जान से मार देता है, जिसके बाद वहाँ पर मिलिट्री आ जाने की वजह से वो लोग पास के ही एक घर में जाकर छुप गए थे। ये मिलिट्री वाले असल में इस शहर के प्राइवेट मिलिट्री वाले थे जिनको कैथरीन नाम की एक औरत कंट्रोल करा करती थी। कैथरीन के भाई को असल में हेनरी नाम के एक आदमी की वजह से फेडरा सोल्जर्स द्वारा मार दिया गया था, इसीलिए कैथरीन हेनरी से बदला लेने के लिए उसको ढूंढने में लगी हुई थी। हेनरी तो हर बार उसके हाथों से बचकर निकल जाता था, पर अभी के लिए कैथरीन के हाथ में हेनरी का एक राइट हैंड मैन लग चुका होता है। वो एक बूढ़ा आदमी था जिसको ही लगातार टॉर्चर करते हुए कैथरीन उससे हेनरी की लोकेशन के बारे में पूछ रही थी। तो वो बूढ़ा आदमी उसको हेनरी की लोकेशन के बारे में तो नहीं बताता, बल्कि उल्टा उससे माफी मांगता रहता है क्योंकि उसे सच में कैथरीन के भाई की मौत का काफी ज्यादा अफसोस था। लेकिन कैथरीन को उसकी माफी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो बस उससे हेनरी की लोकेशन के बारे में पूछती रहती है। उतने में ही बाहर उसके काफी सारे सोल्जर्स ब्रायन और उसके साथियों की डेड बॉडी को लेकर आते हैं और ब्रायन और उसके साथी भी असल में कैथरीन के ही लोग थे, इसीलिए उनकी मौत की वजह से कैथरीन को काफी ज्यादा बुरा लगता है और उसे ऐसा लग रहा था कि शायद इन लोगों का ये हाल भी हेनरी ने करा होगा। इसीलिए वो और ज्यादा गुस्से में आते हुए सबसे पहले तो उस बूढ़े आदमी को ठोक देती है और इसके तुरंत बाद वो अपने सभी सोल्जर्स को ऑर्डर देती है कि उन्हें जल्दी से जल्दी हेनरी को ढूंढना होगा। इस बात से उसके सारे सोल्जर इतना ज्यादा मोटिवेट हो गए थे कि वो शहरों में मौजूद बिल्डिंग के अंदर जा जाकर हेनरी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। वहीं जूल और एली भी पास की ही एक बिल्डिंग में छुपे होते हैं, जहां पर पहले तो जूल एली को शुक्रिया कहता है क्योंकि आज अगर शायद वो नहीं होती तो जूल को ब्रायन जान से मार देता।
साथ ही साथ वो एली को संभालने की कोशिश भी कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि एली ने किसी को पहली बार जान से मारा होगा और उसी वजह से वो परेशान भी होगी। पर एली ने किसी को पहली बार जान से नहीं मारा था, वो पहले भी काफी लोगों को जान से मार चुकी थी। पर वो उन सारे इंसिडेंट के बारे में जोल से कोई भी बात नहीं करना चाहती थी। इसीलिए तब जोल शांत हो जाता है और कहीं ना कहीं उसे अब ये बात समझ आ गई थी कि शायद एली को भी गन चलाना सिखाना कितना ज्यादा जरूरी है। इसीलिए वो एली को खुद से गन चलाना सिखाता है, जिससे एली को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद वो दोनों उस बिल्डिंग से बाहर निकलकर पास की ही एक दूसरी बड़ी बिल्डिंग में जाने के मौके की तलाश में लग जाते हैं। वहीं कैथरीन उसकी फोर्स के कमांडर पैरी के साथ एक घर में आ गई थी। वहां पर जाने के बाद जब वो वहां की चीजों को देखती है तो उसे पता चलता है कि शायद हेनरी वहां पर पहले किसी बच्चे के साथ रहा करता था। असल में उस जगह पर काफी सारे बच्चों की ड्राइंग्स रखी हुई थी और साथ ही वहां पर बच्चों के कुछ खिलौने भी थे, जिसे देखने के बाद कैथरीन को एक बार वापस से और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हेनरी को और ज्यादा जोरों शोरों से ढूंढने लगती है। अब इसके बाद वो लोग जैसे ही उस घर के नीचे जाते हैं, वैसे ही घर की जमीन से कोई बड़ा सा क्रीचर बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। उसे देखने के बाद कैथरीन तो बिल्कुल भी शॉक नहीं हुई थी, पर अभी वो इस बारे में पैरी से किसी को भी बताने से मना करती है। वहीं जोल और एली भी अभी मौका मिलते ही उस बड़ी सी बिल्डिंग के एक रूम में जाकर सो जाते हैं, जहां पर सोने से पहले एली एक बार वापस से जोल को एक जोक सुनाती है, जिसको सुनने के बाद जोल इस बार सच में हंसने लग गया था और अब उसको भी एली की कंपनी काफी ज्यादा पसंद आ रही थी। पर वो दोनों सोए ही होते हैं कि उसके थोड़ी ही देर बाद अचानक से जोल को कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं, जिनको सुनने के बाद जब वो उठता है तो उसके सामने हेनरी और एक बच्चा था और उन दोनों ने ही एली और जोल को गन पॉइंट पर ले रखा था। तब हेनरी और वो बच्चा जोल और एली से शांत रहने को बोलते हैं, पर वो दोनों उन दोनों के साथ क्या करने वाले थे इसके बारे में हमें अगले पार्ट में जानने को मिलेगा, क्योंकि वीडियो वैसे ही काफी ज्यादा बड़ी हो गई है और ऊपर से मेरे एग्जाम भी चल रहे हैं, जिसके लिए आप लोग मुझे कमेंट में ऑल द बेस्ट भी लिख सकते हो। खैर साथ ही ये भी बताना कि आप लोगों को इस सीरीज की कहानी कैसी लग रही है और क्या मुझे आगे इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए। अगर हाँ, तो अगर इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए 100 लोगों के भी कमेंट आते हैं तो मैं जल्दी ही इस सीरीज का सेकंड पार्ट बनाकर भी अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। बाकी उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।